चलिए, एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाईएस्ट मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लॉजिकल सेंटर अभी इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? इज लोकेटेड एट विच प्लेस? हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इंडिया में अभी किस प्लेस पे लोकेटेड है? वंडरफुल, सियाचिन प्लेस। अरे वंडरफुल, एवरीवन इज करेक्ट, लद्दाख। इससे क्या होगा? तो इससे ये जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये वहां पे लोकेटेड, इससे क्या होगा? तो इससे वेदर फोरकास्ट किया जाएगा ताकि ये सब चीज को ईज करने में आएगा। वंडरफुल, लद्दाख लद्दाख सबको ही बता रहे हैं, लद्दाख एकदम करेक्ट है। चलिए चलिए, अभी एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज है। अरे वाह साबू, आपने तो सारा रट लिया है। साबू आप तो पहले क्लास में भी थे ना। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट V-shaped economy, V-shaped economic recovery। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही तरीके से आपको इसको समझना होगा। ये अभी मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ चार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स इकोनॉमिस्ट्स create when examining recessions and recoveries. The second statement, it is characterized by gradual and sustained recovery in measures of economic performance after a sharp economic decline, which is or are correct। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं, न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, कैसे भी, बोथ, वन ओनली, टू ओनली, नन। प्लीज सब कोई माइक ऑफ रखे, सब कोई माइक ऑफ रखे। अच्छा, बहुत लोग इंतजार करते हैं कि मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, बहुत लोग इस चीज का इंतजार करते हैं मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा। या आप लोग डायरेक्ट सेम लिंक पे ज्वाइन कर लिया करिए। नीचे से चाहिए। हाँ, माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ करे। इनके नाम क्या है? शाइन, that's all। चलिए लेट्स सी। ओके, देखिए, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, आई डोंट नो कितने लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी ये क्या है? तो इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ चार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स इकोनॉमिस्ट क्रिएट व्हेन एग्जामिनिंग रिसेशन एंड रिकवरी। दूसरा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड रिकवरी इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन, विच ऑफ दीज इज आर करेक्ट? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो लेट्स सी, ये वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी होता क्या है, इसका ग्राफ किस तरीके का होता है? तो देखिए, ये आपका जीडीपी है और ये आपका टाइमलाइन है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जैसे जीडीपी आपका टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अभी क्या हुआ था, जीडीपी में शार्प फॉल आया, ऐसा,
और फिर ये इस तरीके से ग्राफ बना के ये ऐसा बढ़ता चला गया। तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड इकोनॉमी। आप देख रहे हैं ये वी शेप्ड रिकवरी, इसको क्या बोलते हैं? वी शेप्ड रिकवरी। ये वी शेप्ड बन रहा है ना। अब ये है क्या वी शेप्ड? तो देखिए, अभी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने एक 3 पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया था। वो क्या बताया था? कि हम लोग अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। कैसे-कैसे? तो रूरल पुश के हेल्प से, दूसरा फेडरलिज्म के हेल्प से। फेडरल स्ट्रक्चर पता है, पैरेलल रन गवर्नमेंट, सिर्फ यूनिटरी फॉर्म पे आप इस चीज को नहीं रन कर सकते हैं, इस इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। पहला क्या? रूरल पुश, दूसरा क्या? फेडरलिज्म, और जो थर्ड था ये कंज्यूमर बेस। अगर कंज्यूमर का बेस नहीं बनेगा, अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगा मार्केट में, तो कभी भी आपका इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने इस 3 चीज पे फोकस किया था। क्या क्या था? रूरल पुश, फेडरलिज्म एंड कंज्यूमर बेस। इन्होंने बताया कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि फिर से हम अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। किसने बताया? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने बताया। ठीक है, अब ये वी शेप्ड इकोनॉमी तो आपको ये पता चल गया कि ये होता क्या है। तो ये रिकवरी, इकोनॉमी के रिकवरी का बात करता है। तो देखिए, ये आपका जीडीपी इस तरीके से बढ़ रहा था। एक ऐसा टाइम आया जब रिसेशन आया, तो जब ये डाउन जाता है इस पॉइंट पे, क्या बोलते हैं? रिसेशन। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? रिसेशन। और फिर ये जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये कौन सा पार्ट है? रिकवरी का पार्ट है। रिकवरी का पार्ट है। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? तो देखिए, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी इसको बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये जीडीपी आपका ग्रो कर रहा था, एक पॉइंट पे आके क्या हुआ? ये डाउन जाने लगा। तो जब डाउन जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? रिसेशन का पीरियड। और जब ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के फिर ये ग्रो करने लगा, तो क्या हो रहा है? इकोनॉमी अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो रिकवरी स्टार्ट हो गया, और इसका रिकवरी ऐसा हुआ कि आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रैजेक्टरी बन रहा है, तो जो पहला जो जीडीपी जिस ट्रैजेक्टरी से बढ़ रहा था, अभी भी ये सेम उसी ट्रैजेक्टरी से बढ़ रहा है। तो ये जितना रैपिडली फॉल हुआ है उतना रैपिडली राइज हो गया है, और फिर उसी ट्रैजेक्टरी को इसने कैच कर लिया है, जो पहले का जो ट्रैजेक्टरी था। आप देख रहे हैं ये जो पहले का जो ट्रैजेक्टरी था, इसी ट्रैजेक्टरी को इसने कैच कर लिया है। तो ये रिसेशन क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। फिर रिकवरी क्या हो रहा है? तो राइज हो रहा है, और फिर ये सेम ट्रैजेक्टरी पे पहुंच गया। तो इसको क्या बोलते हैं? वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी। दूसरा, अब चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ चार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स इकोनॉमिस्ट क्रिएट व्हाइल एग्जामिनिंग रिसेशन एंड रिकवरी। तो ये एक चार्ट है जो इकोनॉमिस्ट क्रिएट करते हैं जब उनको रिसेशन और रिकवरी को स्टडी करना होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका रिसेशन है और ये आपका रिकवरी है, और ये एक चार्ट है जो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं जब उनको रिसेशन और रिकवरी को मेजर करना होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि स्टेट इकोनॉमिक्स डिक्लाइन देन रिकवर। हाँ, वंडरफुल, इकोनॉमिक्स डिक्लाइन करता है फिर रिकवर करता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड रिकवरी। तो रिकवरी तो सस्टेन्ड हो गया, जो पहले था फिर से रिकवरी वैसे ही हो चुका है। जो आपका जीडीपी जिस ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा था, अभी भी जीडीपी आपको उसी ट्रैजेक्टरी में मूव करने लगा, तो सस्टेन्ड रिकवरी तो है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये ग्रेजुअल है? ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली। लेकिन ये तो वी शेप्ड इकोनॉमी जो होता है, ये क्विक इकोनॉमी डीप। रिकवरी होता है। ये बहुत जल्दी पिक पकड़ता है। तभी तो अभी आरबीआई गवर्नर ने क्या बताया था, जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने बताया था कि ये हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कि हमारे पास 3 मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो वो 3 मेजर कौन कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट है? तो वन इज द रूरल पुश, अनदर इज द फेडरलिज्म, एंड थर्ड इज द कंज्यूमर बेस। तो इन 3 को यूज करके हम अपने इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो दैट इज given under V-shaped economic recovery, that is recovery as well as recession। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? आपका गलत हो गया, क्योंकि ये ग्रेजुअल की जगह अगर क्विक होता है तो ये स्टेटमेंट सही होता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी इन मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। जो ग्रेजुअल जो ग्राफ बनता है ना, वो किस तरीके का ग्राफ बनता है? तो देखिए, ये आपका ऐसे बढ़ रहा था, ये आपका डाउनफॉल हुआ, और जब ये राइज किया तो ये अपना धीरे 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 इस तरीके से अपना राइज कर रहा है। तो ये जो रिकवरी है ये आपका ग्रेजुअल है। लेकिन जो वी शेप्ड रिकवरी होता है वो क्विक रिकवरी होता है, क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी होता है। जिस पाथ पे आपका इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रहा था, उसी पाथ पे ये रिसेशन के बाद फिर से रिकवरी होने के बाद सेम पाथ पे ये फ्लो करने लगा। तो बताइए, ये वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी समझ आए? बोथ नहीं, बोथ गलत है ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ।
ये ग्रेजुअल नहीं होगा, ये क्विक होगा। ग्रेजुअल गलत है। वी शेप्ड इकोनॉमी हमेशा क्विक इकोनॉमी होता है, क्विक रिकवरी होता है इसमें। तो ये ग्रेजुअल वर्ड गलत है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्विक होगा। ग्रेजुअल जो वर्ड है ना, ये गलत वर्ड दे रखा है। अगर यहाँ पे क्विक कर दूं तभी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। सबको समझ आया? यस सर। सबको क्लियर हुआ ना? देखिए ये यस सब सर, जो यस सर। ये सब जो पार्ट है ना, इसको इसी तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म में ही क्लियर करके याद रखा जा सकता है। ये सब पढ़ के उतना एक साथ न्यूज में बता दूंगा वी शेप्ड इकोनॉमी का, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सब छोटा छोटा वर्ड आप नहीं समझ पाएंगे। ग्रेजुअल क्या होता है, क्विक क्या होता है, आपको पता, बस इतना पता चल जाएगा वी शेप्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो रिसेशन और रिकवरी को एग्जामिन करने के लिए करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं इस तरीके की न्यूज को क्वेश्चंस फॉर्म में आप लोगों को करा रहा हूँ। ओके, चलिए अभी मैं और भी न्यूज कराता, बट अब थोड़ा सा हम लोग ये न्यूज कवर कर लेते हैं। अभी और क्वेश्चंस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए फटाफट ऐसे न्यूज को हम लोग फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, कोई भी नोट डाउन नहीं करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो वो न्यूज कर रहे थे, ये हम लोग बहुत आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ नोट डाउन करना है। चलिए, अरुण जेटली, सॉरी Arun Jaitley statue unveiled at Kotla. So recently, Union Home Minister Amit Shah unveiled a life-size statue of former Union Minister and President of, तो अरुण जेटली दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है। तो उनका अभी स्टेच्यू कोटला स्टेडियम में, जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पे अनवेल किया गया, बनाया गया है। ठीक है, बस इतना ही है। तो इससे आपको बस ये न्यूज आपको याद रखना है। डीएमआरसी इंट्रोड्यूस्ड एनसीएमसी सर्विसेज ऑन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो जो दिल्ली मेट्रो का जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, वहां पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने क्या नया इंट्रोडक्शन किया है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है। इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में आप बहुत इजीली रुपे डेबिट कार्ड को यूज करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट मेट्रो में जाते हैं या डीएमआरसी में, तो आपको एक वहां का कार्ड मिलता है, उस कार्ड को यूज करके आपको जाना होता है, जो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो का एक कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन अब हर कोई उस कार्ड को अवेल करे, या लोगों के पास टाइम की कमी होती है, तो हर कोई रुपे डेबिट कार्ड तो कैरी करता ही करता है। तो अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है, तो आप उस कार्ड का यूज करके आप डीएमआरसी में, आप जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि अभी कहाँ का मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एनसीएमसी सर्विसेज लॉन्च किया है ऑन इट्स एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो एनसीएमसी क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, अंडर दिस फैसिलिटी अ पर्सन कैरिंग अ रुपे डेबिट कार्ड दैट हैज बीन इशूड बाय 23 बैंक्स। तो लिस्ट बताया गया कि किस बैंक से होना चाहिए, तो 23 बैंक्स का लिस्ट है। इन द लास्ट 18 मंथ will be able to travel on the airport express line of the Delhi Metro rail network without buying ticket। उनको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली रुपे डेबिट कार्ड का यूज करके ट्रेवल कर सकते हैं। ये किसका पार्ट है? तो वन नेशन वन कार्ड मॉडल। धीरे धीरे हम लोग वन नेशन वन कार्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ये उसका पार्ट है। Recently, Gujarat government has announced its new solar power policy 2021। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया सोलर पावर पॉलिसी 2021 अनाउंस किया है। इसमें क्या बताया गया है? तो ये पॉलिसी नया क्यों है, और ये ऐसा कुछ नया इसमें क्या हुआ है? तो इसमें कोई भी पर्सन, कोई भी डेवलपर या कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रीमाइसेस में लैंड का यूज करके सोलर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है, और उसका कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी आप उतना सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। किसी दूसरे को भी आप अपना लैंड ऑफर कर सकते हैं, और उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं करवाना होगा, बहुत इजी होगा। क्योंकि सोलर पावर को अभी धीरे धीरे इन सब, क्योंकि हम लोग एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर किस तरीके से फोकस करेंगे? तो सोलर पावर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो दे कैन ऑल्सो ऑफर दियर स्पेस टू थर्ड पार्टी फॉर पावर जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन। सपोज आपके पास अगर कोई ओपन स्पेस है, तो आप अपना स्पेस दे सकते हैं, सो दैट द थर्ड पार्टी कैन यूज इट एंड सेट अप द सोलर पावर एट योर प्लेस। So you will be also benefited, and the government will also get benefited, and that person will also get benefited. So ये अभी सोलर पावर पॉलिसी कहाँ पे अनाउंस किया गया? तो गुजरात गवर्नमेंट में अनाउंस किया गया है।
Then recently 96th edition of music festival तानसेन समारोह has commenced in ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो अभी तानसेन समारोह का 96th एडिशन कहाँ पे मनाया गया है? तो ग्वालियर में मनाया गया इन मध्य प्रदेश। तो ये किसके द्वारा मनाया गया है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एंड कला एकेडमी एंड मध्य प्रदेश कल्चरल परिषद, ये इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल से किसको ट्रिब्यूट दिया जाता है, किसको रिस्पेक्ट दिया जाता है? टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जो कि तानसेन थे। तो तानसेन को ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल तानसेन समारोह कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया था इन मध्य प्रदेश। देखिए, नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल बिगिंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी एक नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल जो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ था। तो ये किस थिएटर में हुआ था? तो अभिनव थिएटर। तो रिसेंटली नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल हैज कमेंस्ड एट अभिनव थिएटर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कहाँ पे है? तो आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि अभिनव थिएटर कहाँ पे है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला एंड जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। देन अभी पीएम ने एक कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन डेडिकेट किया है नेशन को। तो ये कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन क्या है? तो एक 450 किलोमीटर का कोची, ये केरला में है, टू मैंगलुरु ये कर्नाटका में है। तो कोची से मैंगलुरु तक एक 450 किलोमीटर का एलएनजी पाइपलाइन, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये गवर्नमेंट का वन नेशन वन गैस ग्रिड पॉलिसी, एक नेशन होगा और एक नेशन में एक ही गैस ग्रिड पॉलिसी होगा। मतलब ये सारे गैस का भी जो भी ग्रिड होगा, इसको सब ये कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि जो अभी गवर्नमेंट के पास नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी सेक्टर में है वो 6% है। तो 6% से इंक्रीज करके 15% कर दिया जाए। तो इस कारण से अभी गवर्नमेंट ने कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन डेडिकेट किया है नेशन को। ये कितना किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है? तो यहाँ पे नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होगा। तो अभी जो टोटल एनर्जी सेक्टर है इसमें हमारा नेचुरल गैस का शेयर कितना है? 6% है। लेकिन बाई 2030 इट इज आवर प्लान, या गवर्नमेंट का प्लान है कि 6% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे? तो कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये आपको ऐसे याद रखना है। इसमें 4-5 आपको नाम दे देगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट विच नेम इज देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी डेवलप किया है किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो लद्दाख के लैंग्वेज को, वहाँ के कल्चर को और वहाँ के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमिटी डेवलप किया है। तो ये कमिटी किसके द्वारा हेडेड है? तो ये कमिटी हेडेड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम, जी किशन रेड्डी। तो ये सब न्यूज आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कमिटी विल ऑल्सो इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम लद्दाख, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। तो लद्दाख से रिलेटेड वहाँ का जो काउंसिल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी में दोनों लोग इंक्लूड होंगे। तो लद्दाख का अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है और वहाँ का जो लैंड है उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमिटी बनाया गया है। और उस कमिटी को हेड कौन करेगा? तो जी किशन रेड्डी उनको हेड करेंगे। Then India to co-chair Asia Protected Area Partnership for a period of 3 years replacing South Korea। तो देखिए ये एपी कंट्री का एक ग्रुप है। एपी क्या है? तो एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं, जो भी एशिया रिलेटेड कंट्री है ना वो मैक्सिमम इसमें आते हैं, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप। तो अभी इंडिया को 3 इयर्स के पीरियड के लिए को चेयरमैनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। को चेयरमैनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मतलब कि चेयरमैनशिप किसी और के पास है, तो चेयरमैनशिप हमेशा आईयूसीएन अपने पास रखता है। तो इट इज चेयर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया एंड इट विल No, can you go back to how was your माइक ऑन है। अच्छा, टाइम गॉन सर। हाँ चलिए, हाँ सही बात है, मैंने टाइम देखा ही नहीं, टाइम भी हो गया है, 7 हो गया। ओके, आज यहीं पे रहने देते हैं।